फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण यहाँ पे एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये है प्रैक्टिस सेट से। आज मैं जो है प्रैक्टिस सेट यहाँ पे 6 लेके आया हूँ। और प्रैक्टिस सेट 6 का यहाँ पे पहला पार्ट है। इससे पहले मैंने जो है प्रैक्टिस सेट यहाँ पे जो है 5 प्रैक्टिस सेट पूरे अपलोड कर रखे हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो है 2021 में जो पेपर कराया गया था उसको भी मैंने अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस करना, जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर यहाँ पे जो है वीडियो आप देखते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें। दूसरा, आप जो है यहाँ पे आपके कितने आंसर यहाँ पे राइट बन रहे हैं आप जो है कमेंट ज़रूर करना। और वीडियो को जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, जिससे जो है एक नया मोटिवेट मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में सामान्य उच्च शिक्षा पर होने वाला केंद्रीय सरकार का व्यय किसके माध्यम से होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में जो है सामान्य उच्च शिक्षा पर होने वाला केंद्रीय सरकार का व्यय यानी खर्च जो है किसके माध्यम से होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। किसका? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो भारत में जो है सामान्य उच्च शिक्षा पर होने वाला केंद्रीय सरकार का व्यय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से होता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है, जिसकी स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी। की गई थी और यह एक जो है स्वायत्त संगठन है। यह विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को जो है अनुदान प्रदान करने के अतिरिक्त राज्य सरकारों को जो है उच्चतर शिक्षा के विकास हेतु आवश्यक उपायों पर भी सुझाव देता है। यहाँ पे जो है एक तो जो एकदम जो इसकी गठित डेट है, एक गठित डेट इसमें 1953 दी गई है। अगर एग्जाम में यहाँ पे बनेगा, अगर आप देखेंगे पार्ट 4 का, सॉरी यहाँ पे पार्ट जो 4 है, हाँ कोई वीडियो आप देखना, प्रैक्टिस सेट 4 का 38 क्वेश्चन है, वहाँ पे भी जो है क्वेश्चन यहाँ पे आ रखा है। और उसको नेक्स्ट पार्ट में मैंने जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे जो है जब प्रस्तावित हुआ था तो प्रस्तावित 1953 में हुआ था, लेकिन जो वास्तविक जो स्थापित हुआ था 1956 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा नियामक परिषद निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी विषयों के लिए जो है एकल बिंदु नियामक होगी। तो यहाँ पे राइट आंसर बी बनेगा, चिकित्सीय और विधिक सेवक शिक्षा। क्या बनेगा? चिकित्सीय और विधिक शिक्षा बनेगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें शिक्षा का अधिकार कानून के दायरे को व्यापक बनाने की बात कही गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा नियामक परिषद चिकित्सीय और विधिक शिक्षा को छोड़कर सभी के लिए एकल बिंदु नियामक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक क्षेत्रीय केंद्र निम्नांकित में से किस राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा डी, किसमें है? आसाम में। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1956 में हुई। यह एक वैधानिक संगठन है जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और इस आयोग के 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कितने कार्यालय हैं? 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कौन कौन से? पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी असम और बेंगलुरु में। ध्यान देना, कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं? भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, गुवाहाटी असम में और बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा से संबंधित 10वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अंतरराष्ट्रीयकरण। क्या बनेगा? अंतरराष्ट्रीयकरण पे जोर बनेगा। तो उच्च शिक्षा से संबंधित 10वीं पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण पत्र में अंतरराष्ट्रीयकरण पर बल दिया गया है। भारत सरकार ने किस वर्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की है? भारत ने किस वर्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की है? तो 5 का यहाँ पे राइट बनेगा ऑप्शन नंबर डी, 1971 में। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से
उन विषयों से संबंधित गतिविधियों के आयोजन एवं समन्वय के लिए स्थापित किया गया एक विभाग है। इसकी स्थापना मई 1971 में की गई और यह भारत में उक नोडल भूमिका निभाने का कार्य करता है। क्या करता है? भारत में उक नोडल भूमिका निभाने का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय कौशल अहर्ता रूपरेखा एनएसक्यूएफ के अनुसार स्तर 8 योग्यता किसके समतुल्य है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी है, अवर स्नातक ऑनर्स डिग्री। क्या बनेगा? अवर स्नातक ऑनर्स डिग्री। तो एनएसक्यूएफ योग्यता संबंधी फ्रेमवर्क है जो ज्ञान, कौशल और अभिरुचि के लिहाज से सभी योग्यताओं को तय करता है। इसे गुणवत्ता गारंटी ढांचा भी कहा जाता है। एनएसक्यूएफ ऐसी डिग्री का दायरा मुहैया कराएगा जिसमें व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के बीच बदलाव की सहूलियत है। ये 1 से 10 स्तर तक की श्रेणी में बांटा गया है और स्तर 8 स्नातक ऑनर्स डिग्री के समतुल्य है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि राम एक विशेष विषय में कुछ संकल्पनाओं को समझने में समर्थ नहीं है और वह विषय में सतत रूप से निम्न कार्य निष्पादन कर रहा है तो उसकी कठिनाई के कारण का पता लगाने हेतु कौन सा मूल्यांकन परीक्षण संचालित होगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, ये हो जाएगा निदानात्मक मूल्यांकन। तो निदानात्मक मूल्यांकन का अर्थ है कि सीखने के दौरान छात्रों की कठिनाई का निदान या पता लगाना तथा समस्या का सटीक आकलन करना। ये जो मूल्यांकन है छात्रों को उनके व्यक्तित्व, उनके कमजोर बिंदुओं को जानने में मदद करता है और इससे उन्हें यह समझाने में और मदद मिलेगी कि उन्हें किस तरह और किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, व्यक्तियों के बीच संप्रेषण की संगतता किसमें सन्निहित है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे राइट आंसर है सी, तदनुभूति। क्या हो जाएगा? तदनुभूति। तो तदनुभूति संप्रेषण का अर्थ होता है किसी वस्तु या विचार को एक जगह से दूसरी जगह भेजना। संप्रेषण में प्रेषण क्रिया स्रोत तथा प्राप्तिकर्ता के बीच समान रूप से वितरित होती है और दोनों ही इसकी सफलता हेतु समान रूप से उत्तरदायी होते हैं। यहाँ विचारों, भावों का जो है एक तरफा स्थानांतरण होकर पारस्परिक रूप से जो है आदान प्रदान होता है और इस तरह संप्रेषण की प्रक्रिया एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। इसमें जो है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का अपने विचारों, भावों को आदान प्रदान करना और उनको जो है पूरा मौका मिलता है। व्यक्तियों के बीच संप्रेषण की संगतता तदनुभूति और सन्निहित होती है। संगतता सफल वितरण प्रणाली की शुद्धता के लिए एक आवश्यक घटक है और संगत रिश्तों में लोग या तो पूरी तरह से या एक ही भाषा बोलते हैं या खुद को दूसरे की स्थिति में रखते हुए क्षतिपूर्ण करते हैं। संप्रेषण में अर्थ निम्नांकित में से किस पर जोर जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर बनेगा कोशार्थी शब्दार्थ विषयक। तो संप्रेषण में अर्थ कोशार्थी शब्दार्थ विषयक परे जाता है। संप्रेषण से तात्पर्य भाव, विचार, सूचना, संदेश आदि को एक प्रकार इकाई से दूसरी इकाई तक पहुंचाना है तथा प्रतिक्रिया भी प्राप्त करना है। संप्रेषण एक ऐसी कला है जिसमें विचारों एवं सूचनाओं का आदान प्रदान चलता रहता है और संप्रेषण की मुख्य विशेषताएं हैं। कुछ हैं, क्या क्या हैं? सबसे पहले देखेंगे, संप्रेषण द्विमार्गी प्रक्रिया है जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता रहता है। संप्रेषण का लक्ष्य संबंधित पक्षकारों और सूचनाओं को सही अर्थ संप्रेषित करना है। संप्रेषण का आधार व्यक्तिगत समक्ष और मनोदशा होती है। संप्रेषण जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और संप्रेषण में जो है संकेत, शब्द और चिन्हों का प्रयोग होता है। संदेश प्रक्रिया के चरणों के क्रम की पहचान कीजिए। संदेश प्रक्रिया के चरणों की पहचान कीजिए। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? अवबोधन। क्या बनेगा? अवबोधन बनेगा नंबर 1 पे। फिर बनेगा समझना। क्या बनेगा? समझना। फिर चयन, फिर हो जाएगा अभ्यंतिकरण और फिर बनेगा क्रिया। तो हमारा राइट आंसर डी बन रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे संदेश प्रक्रिया के चरणों का जो क्रम रहेगा, अवबोधन, संदेश को ग्रहण करना
यानी अबोधन का मतलब क्या है, संदेश को ग्रहण करना। किसको? संदेश को ग्रहण करना। फिर है समझना, यानी संदेश का अर्थ समझना। फिर चयन, संदेश पर प्रतिक्रिया के लिए निर्णय लेना। अभियांत्रिकरण, प्रक्रिया को मानसिक रूप से तैयार करना। क्रिया, संदेश के आधार पर कार्रवाई करना या प्रतिक्रिया देना होता है। यह क्रम जो है संदेश प्राप्त करने से लेकर प्रतिक्रिया देने तक पूरा प्रक्रिया को दर्शाता है। तो सबसे पहले ध्यान देना, क्या आएगा? अबोधन, फिर आएगा, उसके बाद आएगा समझना, चयन, उसके बाद क्या आएगा? अभियंत्रीकरण, और उसके बाद आएगा लास्ट में क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण के संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किससे संबंधित मामले शामिल हैं? तो ये जो है ज्ञान से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। तो संप्रेषण के संज्ञानात्मक क्षेत्र में ज्ञान से संबंधित मामले शामिल हैं, जबकि संवेग, भ्रांति व पलायनवाद से संबंधित मामले इसमें शामिल नहीं हैं। 12 देखते हैं, कक्षा में अशाब्दिक व्यवहार के आंतरिक संकेतक किसके निदान में सहायक होते हैं? तो 12 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, अंतर्व्यक्तिक गतिशीलता। तो जब संदेश शब्दों के अतिरिक्त चिन्हों, लक्षणों अथवा संकेतों को सूचित और चिन्हों के द्वारा संचारित हो तो उसको अशाब्दिक संचार कहते हैं। गतिशीलता के निदान में सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मिलाना है। सबसे पहले क्या है? बारकोड रीडर। बारकोड रीडर क्या है? तो इसमें आ जाएगा पीओएस, विक्रय बिंदु पर उत्पाद के बारे में डाटा निवेश इनपुट करने हेतु। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। चिप रीडर क्या हो जाएगा? तो चिप रीडर होगा किसी बैंक कार्ड से डाटा निवेश इनपुट करने हेतु। और एम आई सी आर होता है बैंक चेक से आंकड़ा डाटा निवेश करने हेतु। और ओसीआर क्या होता है? ओसीआर होता है आपका किसी मुद्रित परलेख से शब्द निवेश इनपुट करने हेतु। हमारा जो राइट आंसर बनेगा 14 का सी बन जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं, बारकोड रीडर, पीओ एक, विक्रय बिंदु उप उत्पाद के बारे में डाटा निवेश इनपुट करने हेतु। चिप रीडर क्या है? किसी बैंक कार्ड से डेटा निवेश इनपुट करने हेतु। एमआईसीआर क्या है? बैंक चेक से आंकड़ा डाटा निवेश करने हेतु। और ओसीआर क्या होता है? किसी मुद्रित परलेख से शब्द निवेश इनपुट करने हेतु। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है, क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में सीआरटी का तात्पर्य क्या है? डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में सीआरटी क्या है? तो राइट आंसर सी बनेगा। क्या बनेगा? कैथोड रे ट्यूब। क्या बनेगा? सीआरटी बनेगा कैथोड रे ट्यूब। तो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में सीआरटी का तात्पर्य कैथोड रे ट्यूब से होता है। सीआरटी एक वैक्यूम ट्यूब है जो पारंपरिक कंप्यूटर, मॉनिटर और टेलीविजन में उपयोग की जाने वाली एक तकनीकी है। सीआरटी डिस्प्ले पर छवि स्क्रीन के सामने स्थित फास्फोरस की ट्यूब के पीछे से इलेक्ट्रॉनों को निकालकर बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशमलव डेसिमल संख्या 9 हेतु द्विचर संख्या क्या है? क्या कह रहा है? दशमलव डेसिमल संख्या 9 हेतु द्विचर संख्या क्या है? ये कह रहा है द्विचर संख्या क्या है। तो ये जो हमारा राइट आंसर बनेगा, ये बनेगा ऑप्शन नंबर बी 1001। क्या बनेगा? 1001 बनेगा। अब इसको कैसे इसमें किया गया है, इसको हम एक बार अगर आप देखना चाहते हैं, सबसे पहले क्या दिया गया है? 9। क्या दिया गया है? 9 दिया गया है, द्विचर कह रहा है। तो सबसे पहले 9 लेंगे और 9 का हम क्या ले लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 और क्या हो जाएगा यहाँ पे थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं, पहले ध्यान से देखना। 2 ले लेंगे, फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब इसको एलसीएम इस तरह से ले लेंगे। अब क्या हो जाएगा? इसको करते हैं तो 2 4 जार 9 और यहाँ से 4। अब यहाँ से कितना हमारे पास रिमाइंडर बचा? 1 बचा। 1 को साइड में लिख देंगे, यानी यहाँ से इस तरह से छोटी जो हमारी क्या होती है? प्राइम नंबर्स होते हैं, सबसे छोटे प्राइम नंबर से हम इसको डिवाइड करते हैं। उसके बाद 2 4 जार 9। अब यहाँ पे करेंगे, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, बड़ा हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे 2, यहाँ पे 9 आएगा और इसको अगर हम नीचे करेंगे तो फिर क्या बनेगा? 2 4 जा 9। अभी इसमें 2 4 जा 8 बना, 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना रहा? 1 हमने यहाँ पे साइड में लिखा। फिर 2 2 जा 4, क्या बना? 2 2 जा 4 बना, 2 2 जा 4। अब जब तक हमारा एलसीएम में 1 नहीं आ जाता तब तक हम इसको छोड़ते नहीं। अब हमारा 2 2 जा 4, हमारा रिमाइंडर क्या बना? 0 बना। क्या बना? 0 बना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको। अब हमारे यहाँ पे क्या बना? इधर है हमारा 2, इधर है 4, यहाँ से आया 2। अब हमारा क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2।
तो 2 1 जा 2, यहाँ से भी हमें क्या मिला, 0 मिला। ठीक है, अब यहाँ से 1, अब हमारा सबसे नीचे 1 आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा। तो इस तरह से एलसीएम जब हम सोल्व करते हैं, जब तक हमें क्या नहीं मिल जाता है, 1 नहीं मिल जाता है, तब तक हमारा एलसीएम चलता रहता है। अब हम देखेंगे तो ये कैसे, 1 ये हो गया और 1 0 ये हो गया, 1 0 ये हो गया, 1 0 ये हो गया, तो ये हमारा राइट आंसर क्या बना, बी बना। तो इस तरह से हमें इसको सोल्व करना है। ये क्वेश्चन आप ध्यान से कर सकते हैं, क्या जो है एग्जाम में बन सकता है इस तरह के क्वेश्चन। तो इस तरह से भी हम इनको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, शिक्षक निम्नलिखित में से किस शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग कक्षा में प्रत्यक्ष या अंतःक्रियात्मक युक्ति के रूप में कर सकता है। नीचे दिए गए यहाँ पे कोड दिया गया है, इसको हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो जो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो निम्नलिखित दिए गए हैं शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग, तो ईमेल से तो क्या करना, शिक्षण सामग्री से, लेकिन यहाँ पे स्काइप, उसके बाद क्या है, ऑनलाइन चैट, ऑनलाइन चैट हो गया, और उसके बाद क्या हो जाएगा, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, बाकी फेसबुक हो गया, ब्लॉग हो गया, ये नहीं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर बन जाएगा। तो एक कुशल एवं प्रभावी शिक्षक सहायक सामग्री के रूप में स्काइप, ऑनलाइन चैट और टेली कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग कक्षा में प्रत्यक्ष अंतःक्रियात्मक युक्ति के रूप में कर सकता है। शिक्षक जो है शिक्षण कार्य के दौरान सहायक सामग्री का प्रयोग करके कक्षा को जीवंत बनाए रखता है, जबकि ईमेल, फेसबुक और ब्लॉग इत्यादि के माध्यम से सूचना का प्रेषण किया जाता है, और ये सभी सोशल मीडिया के साधन हैं। सॉरी। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन दिया गया है और कथन 2 दिया गया है। शिक्षक को कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए विद्यार्थियों के साथ सख्तीपूर्वक निपटना चाहिए। कथन 2, विद्यार्थी शिक्षक की स्वस्थ अन्योन्य क्रिया कक्षा के प्रभावी वातावरण का आधार होती है। तो इनमें बताना है कौन यहाँ पे कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कौन सा सही है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का देखेंगे, तो यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। कथन 1 सत्य है, असत्य है, लेकिन जो कथन दूसरा है वो सत्य है। एक शिक्षक की भूमिका की शिक्षार्थियों को प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने और शिक्षित करने के लिए जो है शिक्षक को कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए विद्यार्थियों के साथ सख्ती पूर्वक नहीं निपटना चाहिए। शिक्षक की भूमिका हमेशा एक सूत्रधार की होती है, एक तानाशाह की नहीं। सूत्रधार भूमिका होने के नाते शिक्षकों का कार्य अपने छात्र को ज्ञान प्राप्त करने और फिर से संगठित करने में सहायता करना है। विद्यार्थी शिक्षक की स्वस्थ अन्योन्य क्रिया कक्षा के प्रभावी वातावरण का आधार होती है। शिक्षक ही बालकों की योग्यता, क्षमताओं, रुचि, अभिरुचि आदि के अनुसार जो है शिक्षा प्रदान करता है। अतः उपयुक्त कथनों में से जो है कथन पहला असत्य है और दूसरा सत्य है। क्वेश्चन नंबर 18, ज्ञान और संगठित और प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राफिक उपकरण है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 18 है इसका हमें राइट आंसर बताना है। सबसे पहले परिकल्पना मानचित्र क्या है, परिकल्पना मानचित्र, उसके बाद कह रहा है पाठ्य योजना, उसके बाद सार और उसके बाद आरेख चित्र। तो हमारा जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, परिकल्पना मानचित्र। तो परिकल्पना मानचित्र यानी कंसेप्ट जो मैप है एक ग्राफिक उपकरण है जिसका उपयोग ज्ञान को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इसमें अवधारणाओं को एक संरचित तरीके से प्रस्तुत किया जाता है जहां आवश्यकताओं के बीच के संबंधों को रेखाओं और तीरों के माध्यम से दिखाया जाता है। यह छात्रों को विभिन्न अवधारणाओं के बीच संबंधों को समझाने और सीखने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 19, ऐसी अनुपस्थितता संबंधी व्यवहार को निम्न में से क्या कहा जाता है जिसमें बच्चे अपने माता पिता की पूर्वानुमति के बिना जानबूझकर कक्षा अथवा विद्यालय की कक्षा से बाहर की गतिविधियों से अनुपस्थित रहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा डी, पलायनशीलता। तो ऐसे अनुपस्थितता व्यवहार जिसमें बच्चे अपने माता पिता की पूर्वानुमति के बिना जानबूझकर कक्षा अथवा विद्यालय की कक्षा से बाहर की गतिविधियों से अनुपस्थित रहते हैं, इसे पलायनशीलता कहते हैं। कथन फिर कारण दिया गया है, कथन दिए गए हैं, 2 कथन है। तो यहाँ पे सबसे पहले कक्षा के मध्य में व्यापक को अप्रयुक्त क्षेत्र छोड़कर इसके इर्द गिर्द
के क्षेत्र में रुचि के सभी क्षेत्रों को रखना अभिष्ट नहीं है। कथन दूसरा कह रहा है कि अध्ययन के इलाके के निकट पुस्तक निधान को तथा क्रीड़ा जो है मेज के निकट क्रीड़ा उपकरणों को रखना अभिष्ट नहीं है। तो इनमें से बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे 20 का हमारा राइट आंसर बनेगा सी बनेगा। क्या बनेगा? सी बनेगा। कथन एक तो सही है लेकिन कथन दूसरा यहाँ पे गलत है। अब क्यों गलत है? तो एक कक्षा के मध्य में व्यापक अप्रयुक्त क्षेत्र छोड़कर इसके इर्द गिर्द के क्षेत्र में रुचि के सभी क्षेत्रों को रखना अभिष्ट नहीं है। यह कथन सही है, जबकि अध्ययन के इलाके के निकट पुस्तक निधान को तथा क्रीड़ा मेज के निकट क्रीड़ा उपकरणों को रखना अभिष्ट नहीं है। यह कथन गलत है। 21 फिर यहाँ पे कथन और अजर्सन दिए गए हैं। तो कैनवास एक अधिगम प्रबंधन प्रणाली LMS है जो ऑनलाइन शिक्षण एवं अधिगम में सहायता प्रदान करता है। कैनवास एक दत्त सुलभ LMS है और उपयुक्त कथन के आलोक में जो है यहाँ पे बताना है कौन सा यहाँ पे सही कथन है। तो यहाँ पे किसका राइट आंसर है? सी। कथन एक सही है लेकिन कथन दूसरा फिर यहाँ पे गलत है। तो कैनवास एक वेब आधारित शिक्षण प्रबंधन प्रणाली है। यह LMS है। इसका उपयोग शिक्षण संस्थानों, शिक्षकों और छात्रों द्वारा ऑनलाइन पाठ्यक्रम सीखने की सामग्री तक पहुंचने, संबंधित करने और कौशल विकास सीखने की उपलब्धि के संज्ञान के लिए किया जाता है। कैनवास में विभिन्न प्रकार के अनुकूलन, योग्य पाठ्यक्रम निर्माण, प्रबंधन उपकरण, पाठ्यक्रम और उपयोगकर्ता विश्लेषण, सांख्यिकी और भौतिक कक्षा में भी सीखने के रास्तों का अलग अलग आसान बनाता है। छात्रों को अपनी क्षमता पर अनुदेशात्मक सामग्री तक पहुंचने के लिए जो है स्वायत्तता प्रदान करता है। यह LMS का मुख्य संस्करण है। क्वेश्चन नंबर 22 है। नीचे दिए गए यहाँ पे कथन दिए गए हैं। अनुदेशात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सेवा में प्रयोग की गई तकनीकों का नेटवर्क अनुदेशात्मक तकनीकी है। 22 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या है? कथन दूसरा भी है। यदि व्यक्तित्व विकास की शिक्षा का लक्ष्य है तो कंप्यूटर एडेड शिक्षण अध्यापक को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो यहाँ पे फिर वही हो गया, कथन पहला सही है लेकिन कथन दूसरा यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे कथन पहला यहाँ पे इस शिक्षा का उद्देश्य जो है, जो भी हो, कंप्यूटर से जुड़े निर्देश शिक्षक को जो है प्रस्थापित नहीं कर सकते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया दो मार्ग बायोपोलर की ओर से चलने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए सदैव वक्ता और श्रोता की आवश्यकता होती है और कई तकनीकी शिक्षा प्रणाली में स्थान ले रही है, किंतु उसे चलाने के लिए एक निर्देशक के रूप में किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम अधिगम के प्राथमिक नियमों के अंतर्गत नहीं आता है? क्वेश्चन नंबर 23 का सी राइट आंसर हो जाएगा, बहु प्रत्युत्तर का नियम। तो थॉर्नडाइक का मत है कि जब उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच संबंध उत्पन्न होता है तो दोनों ओर अनुबंध स्थापित हो जाता है। किसका कथन है? थॉर्नडाइक का। यही अनुबंध सीखना कहलाता है। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 प्राथमिक सिद्धांत दिए। प्रभाव का नियम, इससे तात्पर्य सीखे जाने वाले का कार्य है का सीखने वाले के लिए महत्व से है। जब व्यक्ति को सीखने से संतोष या प्रसन्नता मिलती है तब सीखना सरलता से होता है। इसमें संतोषजनक अवस्था तथा असंतोषजनक अवस्था होती है। दूसरा दिया था तत्परता का नियम। तो जब अधिगमकर्ता सीखने के लिए अपनी ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों के साथ तत्पर होकर संज्ञान लेता है तभी सीखना तीव्र गति से होता है। अभ्यास का नियम, उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच परिवर्तनीय संबंध होता है और जिसे अभ्यास कहा जाता है। जब सीखने में उन्नति होती है, अभ्यास के द्वारा सीखना अस्थायी होता है। और उपयुक्त प्रश्न में जो है बहु प्रत्युत्तर का नियम सीखने के प्राथमिक नियमों में अंतर्गत नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। लर्निंग द ट्रेजर विद इन यूनेस्को रिपोर्ट 1996 में निम्नलिखित में से कौन से अधिगम स्तंभों का उल्लेख है? तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या क्या यहाँ पे दिए गए हैं, ऑप्शन भी है यहाँ पे। ज्ञान के लिए सीखना, उसके बाद है होने के लिए सीखना, अधिगम के लिए सीखना और उसके बाद है साथ साथ रहने के लिए सीखना। समझ के लिए सीखना नहीं है इसमें। सही उत्तर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं जो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने जो है 1993 में फ्रांस के डेलर्स की अध्यक्षता में 21वीं शताब्दी के लिए शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त विभिन्न देशों के 14 सदस्य थे, जिनमें भारत की तरफ से डॉक्टर करण सिंह थे। कौन थे? करण सिंह थे। इस आयोग का जो है प्रतिवेदन लर्निंग द ट्रेजर विद इन के नाम से 1996 में प्रकाशित हुआ और आयोग की दृष्टि से जो है 21वीं शताब्दी की शिक्षा के 4 आधार होंगे। कौन कौन से? ज्ञान के लिए सीखना, होने के लिए सीखना, अधिगम के लिए सीखना और साथ साथ रहने के लिए सीखना। क्वेश्चन नंबर 25। संवेदी स्मृति वह स्मृति जो है किसी व्यक्ति को कोई चीज देखते हैं
क्या कह रहा है, संवेदी स्मृति वह स्मृति है जो किसी व्यक्ति को कोई चीज देखते ही तत्काल उसका पुनः स्मरण करने में सहायता करती है। कथन दूसरा कह रहा है कि अर्थ की स्मृति वह स्मृति है जो परिघटनाओं अथवा विचारों के समूह के बीच के संबंधों के संग्रह के भंडारण व पुनः प्राप्ति में सहायता करती है। तो 25 का यहाँ पे क्या राइट आंसर है, ए हो जाएगा। कथन और जो कथन एक दोनों सही है। तो उसमें देखेंगे सबसे पहले संवेदी स्मृति है जो कि नाइट को कोई चीज देखते ही तत्काल उसका पुनः स्मरण करने में सहायता देती है। कोई भी नई सूचना पहले संवेदी स्मृति में आती है। संवेदी स्मृति की संचयी क्षमता तो बहुत होती है, किंतु इसकी अवधि जो है बहुत कम, 1 सेकंड भी कम होती है। अर्थ है स्मृति, अर्थ स्मृति सेमेंटिक मेमोरी वह स्मृति होती है जो परिघटनाओं अथवा विचारों के समूह के बीच के संबंधों के संग्रह के भंडारण व पुनः प्राप्ति में सहायता करती है। और यह सर्म दीर्घकालिक स्मृति होती है जिसमें विचारों, तथ्यों एवं अवधारणों का जो है स्मरण शामिल होता है। तो इसलिए जो है पहला कथन और दूसरा कथन दोनों क्या है, सत्य है। 26 निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा हेतु प्रौद्योगिकी का एक उपागम है। तो 26 का डी राइट आंसर हो जाएगा, पद्धति उपागम। तो प्रौद्योगिकी आधारित तो अधिगम उपागम जो है शिक्षण जिसमें शिक्षक पढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। शिक्षार्थी प्रौद्योगिकी की सहायता से सीखते हैं। अध्यय में प्रकाशित प्रौद्योगिकी आधारित निर्देश का मूल्यांकन। प्रेषक सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यचर्या एकीकरण का विश्वकोश शिक्षा हेतु प्रौद्योगिकी का एक पद्धति उपागम है। पद्धति उपागम शिक्षण विधियों को जन्म देता है। कुछ शिक्षण जो है कुछ सीखने का तरीका जो सीखने वालों की मदद करने के लिए और कक्षा की गतिविधियां तकनीकों का उपभोग करता है और यह उपागम की श्रेणी में आता है। 27 शिक्षण एवं अधिगम की प्रभावशीलता में वृद्धि के लिए अधिगम एवं अधिगम दशाओं के वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग शैक्षिक प्रौद्योगिकी यह कथन किसका है 27। तो 27 का डी राइट आंसर हो जाएगा GOM लीथ का। किसका है, GOM लीथ का कथन है कि शिक्षण एवं अधिगम की प्रभावशीलता में वृद्धि के लिए अधिगम एवं अधिगम दशाओं के वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग शैक्षिक प्रौद्योगिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा तकनीकी। तो शिक्षा तकनीकी है एक विज्ञान है जिसके आधार पर शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समुचित व्यूह रचनाओं का चयन किया जाता है। एक विज्ञान है जिसके आधार पर शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समुचित व्यूह रचनाओं का चयन किया जाता है। तो यहाँ पे 28 राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। तो शिक्षा तकनीकी एक विज्ञान है जिसके आधार पर शिक्षा के विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समुचित व्यूह रचना का चयन किया जाता है। शैक्षिक तकनीकी हमें सीखने की प्रभावपूर्ण विधियों तथा सिद्धांत का ज्ञान प्रदान करती है और सीखी हुई विषय वस्तु को अस्थायी करने की प्रक्रिया का अध्ययन कराती है। 29 देखेंगे, निम्नलिखित में से संप्रेषण का कौन सा प्रतिमान मानवीय संप्रेषण के संदर्भ में सर्वाधिक अवबोध प्रदान करता है। तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, क्रियान्वितकारी प्रतिमान। तो क्रियान्वितकारी प्रतिमान मानवीय संप्रेषण के संदर्भ में सर्वाधिक अवबोध प्रदान करता है। यह प्रतिमान मानवीय संप्रेषण को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से समझाता है क्योंकि इसमें संदेश भेजने और प्राप्त करने वाले दोनों पक्ष का एक साथ संप्रेषण करते हैं और इसमें प्रक्रिया करने वाले दोनों पक्ष का एक साथ संप्रेषण करते हैं और इसमें प्रक्रिया साथ चलती रहती है और दोनों पक्ष की जो भूमिकाएं होते हैं वो लगातार बदलती रहती है जिससे संप्रेषण को अधिक यथार्थ रूप में दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे, गुणवत्ता आश्वासन है। गुणवत्ता आश्वासन है तो डी राइट आंसर बनेगा, प्रक्रिया क्या बनेगा, प्रक्रिया उन्मुख एवं गुणात्मक, प्रक्रिया उन्मुख एवं गुणवत्ता पूरक क्या बनेगा, प्रक्रिया उन्मुख एवं गुणवत्ता पूरक मुद्दों को रोकना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बनेगा। तो गुणवत्ता प्रबंधन का वह भाग जो यह विश्वास दिलाने पर केंद्रित है कि गुणवत्ता की आवश्यकताएं पूरी की जाएगी। गुणवत्ता आश्वासन विनिर्मित उत्पादों में गलतियों या दोषों को रोकने और ग्राहकों को जो है उपाय या सेवाएं प्रदान करते वक्त समस्याओं से बचने का एक तरीका है। इसके जो उद्देश्य हैं यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि संगठन ऐसे उत्पाद बनाएं और शिप करें जो दोष रहित हो और ग्राहकों को की जरूरतों और अपेक्षाओं को पूरा यहाँ पे करते हो। गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया उन्मुख एवं गुणवत्ता परक मुद्दों को रोकना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर डी बन जाएगा। तो आज हमने जो है यहाँ पे 30 क्वेश्चन किए।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, लेकिन आप लोग जो है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, जिससे एक नया मोटिवेट मिले। तो जय हिंद, जय भारत।